जादुई पेड़। गंगापुर नामक एक गांव में सोहन अपनी माँ के साथ रहता था। सोहन खेती करता था। एक दिन सोहन अपने खेतों से लौटकर घर जा रहा था। तभी उसके सामने से दो आदमी आ रहे थे। अरे सोहन, कब तक ऐसे अकेले रहेगा? अब तो शादी की उम्र हो गई है। अब तो तुमसे कम उम्र के लड़कों के भी बच्चे हो गए हैं। कर लूंगा शादी, लेकिन उसके लिए अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर सोहन वहां से चला जाता है। कितने रिश्ते देख चुका है, लेकिन सबको मना कर देता है। माँ बेटा दोनों एक जैसे हैं। कोई बड़ा घर ढूंढ रहे होंगे। ऊपर से बोलता है मेरी माँ को जो अपनी माँ समझे और बिना सवाल किए उसकी बात माने, ऐसी लड़की चाहिए। लगता है फिर तो कुंवारा ही रहेगा। सोहन अपने खेत में काम करके घर आ जाता है। माँ, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ हाँ, क्या पूरी उम्र मुझसे ही काम करवाएगा? कितना बोलती हूँ, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। बोला था कि शादी कर ले, लेकिन अब कहाँ तू मेरी बात मानेगा। हाँ, मैं भला कब तक ऐसे काम करती रहूंगी। तभी सोहन हाथ मुंह धोकर अंदर आ जाता है। अरे माँ, शादी भी कर लूंगा, लेकिन अगर उसकी तेरे साथ नहीं बनी तो, और वो तुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगी तो? इसलिए एक अच्छी लड़की मिलना बहुत जरूरी है माँ। देखना, गांव में सबसे सुंदर लड़की ब्याह करके लाऊंगा, जो तुझे अपनी माँ समझेगी और तेरी खूब सेवा करेगी। हाँ, बातें बनाता रहता है। आज तक कितनी लड़कियां देखी, लेकिन सबको मना कर देता है। अब किसी के शक्ल पर तो नहीं लिखा कि वो मुझसे लड़ाई करेगी या मुझे माँ समझेगी। सोहन और उसकी माँ घर में दो ही लोग थे। पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला था। घर की पुश्तैनी जमीन थी जिस पर सोहन खेती करता था और उससे ही घर का खर्च चलता था। एक दिन सोहन की माँ, बेटा, वो तेरी चाची आई थी, उसने मुझे एक रिश्ता बताया है। बोल रही थी लड़की बहुत संस्कारी है। तू सुबह ही रूपनगर गांव के लिए निकल जा और उन लोगों से मिलकर आ जा। क्या? रूपनगर? माँ, तुम मुझे इतनी दूर भेज तो रही हो, लेकिन अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना करके आ जाऊंगा। तुम अभी से ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो बेटा? अच्छा माँ, ठीक है, मैं कल ही सुबह रूपनगर के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन सोहन सुबह के अंधेरे में ही घर से निकल जाता है। चलते चलते उसने काफी यात्रा तय कर ली थी। गर्मियों का मौसम था। सूर्य की गर्मी से सब कुछ तप रहा था। इतनी गर्मी में सोहन पैदल चल रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था। हे भगवान, ये सूर्य आज तो जला ही देगा। इतनी गर्मी में चल चलकर मैं तो थक गया हूँ। कुछ देर बैठकर यहाँ आराम कर लूंगा तो सही रहेगा। आगे चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। अरे, वो रहा पेड़। ऐसा करता हूँ, यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। अभी तो दोपहर हुई है। कुछ देर आराम करूंगा और फिर आगे की यात्रा के लिए निकलता हूँ। वाह, कितनी अच्छी छाया है इसकी। कितना अच्छा होता अगर यहाँ एक बेड होता। कितनी अच्छी नींद आती इस छाया में। तभी अचानक से वहाँ एक बेड आ जाता है, जिसपे बहुत ही मुलायम गद्दा लगा था और उस पर मखमली चादर भी थी। अरे, ये क्या? यहाँ बेड कैसे आया? वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और उस बेड पर आराम से बैठ जाता है और सोचता है, मुझे बहुत भूख लगी है। कितना अच्छा होता अगर मुझे यहाँ कुछ खाना मिल जाता। उसी समय वहाँ खाने से भरा थाल, जिसमें अलग अलग तरह के व्यंजन थे, मानो वो खाने का थाल किसी राजा के लिए लगाया हो। सोहन बहुत भूखा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे थाल का खाना खा लेता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था। मजा ही आ गया। भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अब वो कुछ देर लेटना चाहता था और वो बेड पर आराम से लेट जाता है। तभी उसके दिमाग में आता है,
क्या होगा अगर ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएं और अचानक मुझ पर एक शेर हमला कर दे। जैसे ही सोहन ये सब सोचकर हटता है, वैसे ही वहाँ पड़ा थाल और बेड गायब हो जाते हैं और वो खुद को जमीन पर देखता है। अरे मेरा बेड कहाँ गया? और वो सामने देखता है कि एक शेर दहाड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा था। सोहन बहुत डर गया था और वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और भगवान को याद करता है। हे भगवान, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, भगवान मुझे बचा लो। तभी वहाँ उसे एक रोशनी दिखाई देती है और भगवान सोहन के सामने आ जाते हैं। वो शेर भगवान को देखता है और चुपचाप वहाँ से जंगल की ओर मुड़ जाता है। तब जाके सोहन चैन की सांस लेता है और पेड़ से नीचे उतरता है। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। ये जादुई पेड़ एक भगवान और गुरु के जैसा है। जैसा भगवान और गुरु दयालु और चमत्कारी होते हैं, भगवान और गुरु से जो भी मांगते हैं सोच समझकर अच्छा मांगते हैं, वैसे ही ये पेड़ है। इसलिए इनसे भी सोच समझकर ही मांगना चाहिए और कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोलकर वो रोशनी वहाँ से गायब हो जाती है। सोहन सब समझ जाता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है और शाम तक रूपनगर पहुँच जाता है। लड़की के पिता उसका स्वागत करते हैं। बेटा, घर पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं जी, सब बहुत अच्छे से रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लड़की के पिता उसे खाना खिलाते हैं और सोहन से बात करते हैं। देखो बेटा, हमारी एक ही बेटी है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी है और दहेज में हम कुछ नहीं दे सकते। देखिए, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस एक अच्छी जीवन साथी चाहिए जो मेरे परिवार को भी अपना परिवार समझे। मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। हमारी कुछ जमीन है जिस पे मेहनत के हिसाब से फसल निकल जाती है। सोहन और लड़की को आपस में मिलाया जाता है और शादी की बात पक्की हो जाती है। सोहन आते समय फिर से उस जादुई पेड़ के नीचे बैठकर बोलता है, इस बार मैं अपने खेत में खूब मेहनत करूँगा। बस मेरी मेहनत का फल हमें देना और मेरी माँ और मेरे होने वाली पत्नी को मैं किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर सोहम अपने गांव पहुंचने पर अपनी माँ को बताता है कि उसको लड़की पसंद है। उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद बड़े धूमधाम से सोहन की शादी हो जाती है और सब खुशी से एक साथ रहते हैं। गरीब का जादुई बैल। एक गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। राजेश अपने खेतों में खुद ही खेती किया करता था। उसके पास कोई भी जानवर नहीं था जिससे वो खेती कर सके। एक बार राजेश खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी सीमा आ जाती है। आप अकेले ही काम क्यों करते हो खेतों में? आप बैल क्यों नहीं ले लेते जिससे आपका काम आसान हो जाए? मुझे पता है कि यदि मैं बैल ले आऊंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे पहले बता देते, मैं आपको पैसे दे देती। इस बात पर राजेश हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि सीमा के पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास कुछ गहने रखे हुए हैं जिसे बेचकर आप आराम से एक बैल ले आएंगे। वैसे भी वो गहने तो रखे ही हुए हैं और जब हमारी खेती अच्छी हो जाएगी तब हम उसे बेचकर अपने गहने वापस ले आएंगे। इस पर राजेश बहुत देर तक सोचता रहता है। ठीक है, तुम मुझे अपने गहने दे देना, मैं उन्हें बेचकर बैल ले आऊंगा। उसके बाद राजेश फिर से खेतों में काम करने लगता है और अगले दिन जाकर राजेश सीमा के गहने बेचकर एक बैल ले आता है और उससे अपने खेतों की जुताई करने लगता है। शुरुआत में तो राजेश को वो बैल सामान्य ही लगता है, लेकिन एक दिन जब राजेश उस बैल से जुताई कर रहा था
तो वो देखता है कि वो जहाँ जहाँ बैल चलता जा रहा था वहाँ पर अपने आप फसल आ रही थी। ये देखकर राजेश हैरान हो जाता है और वो अपनी पत्नी सीमा के पास जाकर, सुनो, जो हम कल बैल लाए थे वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो सामान्य बैल नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और ये कहकर वो सीमा को अपने खेतों पर ले जाता है। खेतों में आकर जब सीमा फसल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कल तक वहाँ पर कोई भी फसल नहीं थी। ये रातों रात फसल कहाँ से आ गई? हमारे खेतों में तो अभी ही बीज बोए हैं। हाँ, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। जब मैंने इस बैल को खेत में चलाया तो फसल अपने आप बड़ी हो गई। मुझे तो लग रहा है ये कोई जादुई बैल है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। अगर ये सच में जादुई बैल है तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई। और ये कहकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ ये बात गांव में फैल जाती है कि राजेश के पास एक जादुई बैल है। और एक दिन की बात है कि राजेश सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि जादुई बैल घर पर नहीं था। सीमा, क्या तुमने हमारे बैल को कहीं देखा है? वो मुझे कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा। वो घर के बाहर ही तो बंधा रहता है। नहीं, वो घर के बाहर नहीं है। ये सुनकर सीमा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो दोनों बैल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी उन्हें बैल कहीं नहीं मिलता। इससे वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा बैल कहाँ चला गया होगा। कहीं उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया। तभी सीमा को याद आता है कि उन लोगों ने पूरे गांव में तो बैल को ढूंढ लिया, पर खेतों में जाकर देखा ही नहीं। हम लोग खेत पे चलते हैं, क्या पता हमारा बैल वहीं पर हो। इसके बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका बैल वहीं पर होता है और वो खेत जोत रहा था और वहीं पास में फसल कटी हुई थी। ये देखकर राजेश और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे, ये बैल तो यहीं पर है और ये फसल किसने काटी? मुझे तो लगता है कि ये सब इसी बैल ने किया है। क्या पता इसने अपने जादू से इस फसल को काट दिया हो और इसलिए तो ये अकेले ही खेत आ गया था। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों भागकर अपने बैल के पास जाते हैं और वो दोनों अपने बैल को गले लगाते हैं। बैल भी उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोग अपने बैल को अपने घर ले आते हैं और अब वो दोनों अपने बैल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखते थे और बैल ने उन्हें धीरे धीरे बहुत अमीर बना दिया था, जिससे राजेश सीमा के गहने भी छुड़ा कर ले आता है, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बैल के साथ मिलकर अपना जीवन आराम से बिताते हैं।